तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रीइंकार्नेटेड के एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में होता है और हमारे जाउची के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारने लगता है, लेकिन वहीं पर वो अपनी पावर्स को रोक लेता है और कहता है मैं इसे अभी यहाँ पर मार नहीं सकता। लेकिन फिर भी उसकी पावर्स काफी ज्यादा होती है। जाउची उसकी पावर्स को वहाँ पर ब्लॉक करता है लेकिन पीछे की तरफ गिर जाता है। जाउची इस अटैक को ब्लॉक करने के बाद कहता है ये डीमन किंग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसकी स्ट्राइक के अंदर इतनी ज्यादा पावर थी, इसने सिर्फ एक ही अटैक के साथ मेरी 10 मेरिडियंस को बर्बाद कर दिया है। तो ये बात तो अच्छी है कि मैंने ड्रैगन ब्लड को पीकर बार बार अपनी वेन्स को इतना ज्यादा तोड़कर रिपेयर किया है कि अब मुझे ये दर्द महसूस नहीं हो रहा। फिर से ग्रेट वे ऑफ बुद्धा से इन सारी टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ लूंगा। इस तरह के जख्म तो मेरे लिए अब ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हमारा जाउची फिर से वहीं पर बैठकर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा की टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिपेयर करना स्टार्ट करता है। तो डीमन किंग दूर से खड़ा ये सब कुछ देख रहा होता है और कहता है ये बच्चा पता नहीं इसने अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन किया है। मैंने अभी अपनी पावर के साथ इसके ऊपर पंच मारा। अगर मेरे सामने कोई ऐसा बंदा होता जो कि स्काई परफॉर्म राउंड का एक्सपर्ट है, पंच के साथ वो भी आधमरा हो जाता है, लेकिन इस बच्चे ने बड़ी आसानी के साथ मेरे पंच को ब्लॉक कर लिया। पता नहीं ये किस किस्म का मॉन्स्टर है। जरा देखो तो सही, मेरा पंच खाने के बाद ये यहाँ पर फिर से आराम से बैठ गया और दोबारा से कल्टीवेट कर रहा है और अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश कर रहा है। इसके पास कोई ना कोई स्पेशल आर्ट तो है जिससे ये अपनी बॉडी को दोबारा से हील कर लेता है। जाउची बैठा ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में सोच रहा होता है, क्योंकि जाउची जहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के थर्ड स्टेप को भी अनलॉक करने वाला है। जाउची कहता है वे ऑफ बुद्धा ये एक बहुत ही अच्छी परफॉर्म्ड आर्ट है। ये परफॉर्म्ड स्ट्रेंथ के ऊपर बेस नहीं करती बल्कि ये हमारी सोल पावर के ऊपर बेस करती है। इसी वजह से इसे मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ मिल रही है। हमारा जाउची यहाँ पर ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के बारे में काफी सारी बातें करता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है और तीसरे लेवल को कंप्रीहेंड करने के लिए उसे बहुत सारी बातें करनी पड़ेंगी। यहाँ पर स्ट्रेंथ के बारे में काफी सारी बातें करने के बाद अपनी आंखें जब खोलता है तो इसने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के थर्ड लेवल को अचीव कर लिया है। इसने थर्ड लेवल को अनलॉक कर लिया है। मोली उससे कहती है जी तो बहुत ही अच्छी बात है, तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के तीसरे लेवल को अनलॉक कर लिया। अब तुम्हारे पूरे के पूरे ब्लू विंड एम्पायर में ऐसा कोई भी जीनियस नहीं है जो कि तुम्हारा मुकाबला कर सके, क्योंकि किसी के पास भी इस तरह की मिस्टिक पावर्स नहीं है। लेकिन अगर परफॉर्म स्काई कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारी पावर्स सिर्फ मिडिल अपर लेवल के साथ ही कंसीडर की जाएंगी, क्योंकि इतनी ज्यादा पावर्स भी नहीं है। मोली इस बात से काफी ज्यादा खुश होती है। मोली कहती है तुमने काफी कुछ नया अचीव किया, अब तुम्हारे पास जितनी स्ट्रेंथ है और जितने नए स्किल्स हैं, इन सारे स्किल्स को यूज करते हुए मुझे लगता है कि तुम एक स्काई राम के एक्सपर्ट के साथ आसानी के साथ मुकाबला कर सकते हो। साथ ही मोली उसे कहती है तुम्हें इससे ज्यादा खुश होने की जरूरत भी नहीं है कि तुमने ग्रेट वे ऑफ बुद्धा के थर्ड लेवल को अचीव कर लिया। ये तो सिर्फ एक अर्ली स्टेज है। वे ऑफ बुद्धा के 9 लेवल्स को 3 सेट्स में तकसीम किया जाता है। पहले 3 सेट्स को हासिल करना तो बहुत ज्यादा आसान है। पहली स्टेज को तुमने अचीव कर लिया है, लेकिन चौथे ब्रेक थ्रू के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। मोली जाउची से कहती है हालांकि इसके 4th लेवल को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है और इसमें काफी वक्त भी लग सकता है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम इसके 4th लेवल को अनलॉक करोगे और जैसे तुम इसके 4th लेवल को अनलॉक करोगे तो वक्त तुम्हें 50,000 किलोग्राम की पावर मिलेगी और ये पावर कम नहीं है। जाउची वहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद कहता है जहाँ पर काफी देर तक बैठकर ब्रेक थ्रू करने के बाद अब मेरा पेट खाली हो चुका है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो ड्रैगन के मीट का एक टुकड़ा उठाता है, फिर साथ ही कहता है मुझे यहाँ पर 6 महीने से भी ज्यादा का अरसा हो गया है, मैं यहाँ पर खा पी रहा हूँ, लेकिन 6 महीने से मैंने उस डीमन को कुछ भी खाते हुए नहीं देखा। मुझे लगता है कि उस डीमन को भी भूख लगी होगी। वाकई में से भूख नहीं लगती या फिर वो बेचारा कुछ खा पी नहीं सकता। जाउची अपने पास एक मीट का टुकड़ा लेता है और उस टुकड़े को लेकर सीधा उस फॉर्मेशन के अंदर चला जाता है उस डीमन किंग के पास। वो उसके सामने गोश्त के टुकड़े को करते हुए कहता है जाउची डीमन किंग से कहता है मैंने इस बड़े से ड्रैगन के मीट को टेस्ट किया है कि इसका टेस्ट तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई इसको खाकर ही बता सकता है कि एम्परर लेवल के बीस्ट का टेस्ट कैसा होता है, लेकिन अकेले खाने में कोई भी मजा नहीं है। हालांकि तुम एक डीमन किंग हो लेकिन फिर भी तुम मेरे सीनियर हो, क्या तुम इस टुकड़े को लेना चाहोगे? तुम भी मेरे साथ खाओ, हम दोनों मिलकर खाते हैं। अगर डीमन किंग उसे कहता है क्या तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा है कि मैं यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा हूँ, इसी वजह से तुम ये गोश्त का टुकड़ा मुझे दे रहे हो? डीमन किंग जाउची से कहता है तुम मेरे बहुत ज्यादा करीब आ चुके हो, क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं है कि मैं अचानक तुम्हारे पर अटैक करके तुम्हारी जान ले सकता हूँ? जाउची उसे कहता है हाँ ये बात तो सच है कि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से आजाद होने के लिए तुम्हें मारना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम मुझे पसंद नहीं हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। हो सकता है कि तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो। वाकई में मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई बुरे इंसान नहीं हो, क्योंकि अगर तुम बुरे होते तुमने पहले अटैक में मुझे मार दिया होता। ये बात भी सच है कि मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है, क्योंकि हम दोनों एक ही जगह के ऊपर ट्रैप हैं। तुम्हें इस नजर से देख रहा हूँ कि हम दोनों एक ही जगह पर ट्रैप हैं और एक ही जैसे हालात में हैं। हम दोनों के पास खाने पीने को कुछ नहीं है, तो अगर मेरे पास कुछ खाने को है तो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारे पर तरस आ रहा है। डीमन किंग जल्दी से उसके हाथ से वो टुकड़ा ले लेता है और कहता है चलो फिर ठीक है, अगर तुम इस बात को इस तरह करते हो कि हम दोनों एक ही जगह पर फंसे हुए हैं और हमें अपनी चीजों को शेयर करना चाहिए। डीमन किंग उस मीट को खाना स्टार्ट कर देता है और बहुत ज्यादा खुश रहता है और वो दोनों यहाँ पर गप्पे लगाना शुरू कर देते हैं। वो डीमन किंग उसे कहता है मेरा नाम युन कैंग हाई है और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी का एहसान नहीं लिया
दिया, लेकिन आज मैं तुम्हारा एहसान ले रहा हूँ। तुमने जहाँ पर मुझे खाने का एक टुकड़ा दिया है, इस खाने को खाने के बाद तुम्हारा मेरे पर एक एहसान रहेगा। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलने वाला। अफसोस की बात तो यह है कि हमारे पास सिर्फ मीट है। हमारे पास कुछ वाइन भी होती तो ज्यादा मजा आता। हम लोग यहाँ पर वाइन पीते और पार्टी करते। जाओची उसका नाम सुनने के बाद काफी हैरान होता है। वो उसे कहता है, सीनियर, तुमने कहा कि तुम्हारा नाम युन कैंग हाई है, सरनेम भी युन है, जबकि मेरा गिवन नेम जी है। मेरा नाम युनची है। युन कैंग हाई उसे कहते हैं, तुम्हारा नाम तो काफी ज्यादा अच्छा है। युनची का मतलब होता है बादलों की तरह फ्री, पानी की तरह बिल्कुल साफ। ये नाम बहुत ही ज्यादा अच्छा है। लगता है कि तुम्हारे फादर ने सोच समझकर तुम्हें ये नाम दिया है। तुम्हारे फादर ने तुम्हें ये नाम दिया होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि उनका बेटा बिल्कुल एक केयर फ्री लाइफ जिए, न किसी टेंशन और परेशानी के, इस दुनिया के अफेयर से दूर अपनी एक अलग जिंदगी गुजारे। शायद तुम्हारे फादर को इस बारे में नहीं पता था कि तुम्हारे जैसा एक छोटा मॉन्स्टर, जो कि बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ा पावरफुल क्रिएचर बनने वाला है, छोटे से पॉन्ड के अंदर तो हमेशा नहीं रह सकता। लगता है कि तुम्हारे फादर इस बात से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होंगे। जाओची डीमन की बातें सुनने के बाद सोच रहा होता है, जब मैं रीइंकार्नेट होने के बाद अज़ूरे क्लाउड कॉन्टिनेंट में गया था तो वहाँ पर मेरे मास्टर, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर थे, मुझे युनची का नाम दिया था। वो मुझे ऐसी जिंदगी देना चाहते थे जो कि इस दुनिया के अफेयर से अलग हो। मुझे दुनिया की सियासत और इस तरह की बातों में दिलचस्पी नहीं लेनी थी। इसी वजह से मेरे मास्टर ने मुझे ये नाम दिया था ताकि मैं परेशानियों से दूर रहूं। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, मेरे मास्टर के मरने के बाद मैंने वहाँ पर 70 मिलियन लोगों को मार डाला। इतने सारे लोगों को मारने की वजह से मेरे दिल के अंदर बहुत ज्यादा नफरत भर गई। मेरे मास्टर ने मुझे जो नाम दिया था तो मैं उस नाम के लायक नहीं रहा। जाओची डीमन किंग से कहता है, सीनियर, अब जबकि हम दोनों इस जगह के ऊपर फंसे हुए हैं और ऊपर से हम दोनों का फैमिली नेम भी एक है, हम दोनों का नेम युन से स्टार्ट होता है, लगता है कि ये हमारी किस्मत है यहाँ पर एक दूसरे से मिलना। हमारे पास यहाँ पर पीने को वाइन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास इस ड्रैगन का ब्लड है। इस ड्रैगन के ब्लड को पी लो, ये भी वाइन से कम नहीं है। इसकी स्मेल और इसका टेस्ट भी वाकई में काफी ज्यादा अच्छा है। ये सब कुछ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि जिस दिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा कि मैं तुम्हें यहाँ से मार कर जा सकूं, उस दिन तुम मेरे बारे में जरा भी इस तरह ना सोचो। मैंने तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया है और मरने के बाद तुम्हारी आत्मा मुझे हंट ना करे। डीमन किंग जाओची से कहता है, यहाँ पर अपनी तरफ से मुझे वाइन पेश नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे हाथ से वाइन नहीं पीऊंगा। हम दोनों कोई फैमिली रिलेटेड तो है नहीं, मैं यहाँ पर एक दूसरे की सीनियरिटी को देखना नहीं चाहिए। इसी वजह से तुम्हारे हाथ से मैं ये वाइन नहीं पी सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम यहाँ पर ये वाइन अपने हाथों से मुझे पिलाओ, के लिए तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। जल्दी से मुझे अपना मास्टर मान लो और फिर मैं तुमसे ये वाइन ले लूंगा। जाओची उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसे कहता है, हम लोग ये कैसे रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पर तुम्हारी किस्मत में मेरे हाथों से मरना हुआ लिखा हुआ है, क्योंकि तुम मरने वाले हो और मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा। फिर जहाँ पर मेरे मास्टर बनकर तुम्हें क्या मिलेगा, तुम मुझे क्या सिखाने वाले हो। डीमन किंग जाओची से कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता? पिछले 100 साल से इस जगह के ऊपर ट्रैप हूँ, इसका अंदाजा लगा सकते हो कि मेरी एज कितनी ज्यादा होगी। मेरा बेटा छोटा था, मैंने सिर्फ उसी को कुछ टीचिंग्स दी थी। मैं सिर्फ अपने बेटे का मास्टर हूँ। इसके अलावा मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट नहीं किया। हमारे अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है और तुम एक छोटे मॉन्स्टर की तरह हो। तुम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए हो और ऊपर से मेरे पास जितनी स्ट्रेंथ है, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा मास्टर बनने के लायक हूँ। इल्यूशनरी डीमन ड्राम में मेरे दरवाजे पर बहुत ही पावरफुल लोग आए ताकि मैं उन्हें अपना डिसाइपल बना लूं, लेकिन मैंने उन सभी को रिजेक्ट कर दिया। जाओची डीमन किंग से कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको यहाँ पर रिजेक्ट नहीं कर रहा। आपके पास जितनी स्ट्रेंथ है और आप जितने महान मास्टर हैं, को अपना मास्टर मानना मेरे लिए बहुत बड़ी प्राइड की बात होगी। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि मैं आपको अपना मास्टर नहीं मान सकता। मेरे पास पहले से एक मास्टर है। अगर मेरे मास्टर को पता चल गया कि मैंने एक और मास्टर को एक्सेप्ट किया है तो वो मुझे मार डालेगा। सोच रहा होता, अगर मैंने मोली के यहाँ पर होते हुए किसी और को अपना मास्टर मान लिया तो मोली तो वाकई में मुझे मार डालेगी, क्योंकि मोली इस मास्टर से बहुत ज्यादा पावरफुल है। मास्टर युन जाओची से कहते हैं, इस पूरे के पूरे स्काई प्रोफाउंड कॉन्टिनेंट में सिर्फ 5 ही लोग ऐसे हैं जो कि मेरा मुकाबला कर सकते हैं। इन 5 के अलावा ऐसा कौन सा सेक्रेड मास्टर है जो कि तुम्हारा मास्टर है, जिसने तुम्हें अपना डिसाइपल बनाया है और जिसके बदले में तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मास्टर युन से कहते हैं, तुम्हें यहाँ पर तुम्हें अपना डिसाइपल बनने पर ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैंने तुमसे ये ड्रैगन मीट को खाया है और साथ में ये ड्रैगन ब्लड को पिया है, तो ये सब कुछ फ्री में तो नहीं ले सकता। इसके बदले में तुम्हें कुछ सिखा तो सकता हूँ। जब तक तुम मुझे मारने के काबिल नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारा स्पारिंग पार्टनर बनूंगा। मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करूंगा और प्रैक्टिस करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जाओची से कहता है, सीनियर युन, आपने ये तो कह दिया कि आप यहाँ पर मेरे स्पारिंग पार्टनर बनेंगे, लेकिन आपकी बॉडी तो यहाँ पर चेन्स के साथ बंधी हुई है, आप मेरे साथ कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तो मास्टर युन से कहते हैं, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि अगर मेरी बॉडी यहाँ पर चेन्स के साथ बंधी हुई है तो मैं तुम्हें ट्रेन नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ स्पार मैच नहीं कर सकता? इस वक्त मास्टर के पीछे से एक बड़ा सा एनर्जी का बना हुआ हाथ निकलता है और वो जाओची के ऊपर अटैक करता है। जाओची जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हटता है और इस अटैक को अवॉइड करता है। उसी वक्त वो हाथ फिर से आगे बढ़ता है, फिर से जाओची के ऊपर अटैक करता है। जाओची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है। उस हाथ की पावर कोई कम नहीं होती, वो काफी ज्यादा होती है। जाओची अटैक को ब्लॉक करने के बाद मास्टर युन से कहता है, ये क्या चीज थी? मास्टर युन से कहते हैं, इसे प्रोफाउंड हैंडल कहा जाता है और ये मेरा प्रोफाउंड हैंडल है। ये एक बहुत ही स्पेशल पावर है जिसे मैं अपनी सोल के साथ कंट्रोल कर सकता हूँ।
कि मैं इसे अपनी सोल से कंट्रोल कर सकता हूँ, इसलिए इसे मैं जैसे चाहे वैसे शेप दे सकता हूँ। बहुत सारी चीजों की इसे शेप दी जा सकती है, एक पंजे की शेप दे सकते हैं या फिर एक पंच की शेप दे सकते हैं या फिर कोई वेपन बना सकते हैं। हैंडल वाली पावर इतनी ज्यादा स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ इल्यूशनरी डीमन राम की रॉयल फैमिली वालों के पास ही है, जो कि मेरी फैमिली है। यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 90 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।